जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर जी हमारा 101A। चैप्टर चल रहा है हमारा आईटी वाला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। दो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे होम असाइनमेंट में, और फिर कैटेगरीज ऑफ आईटी कंट्रोल्स, इसको हम आज कंप्लीट करेंगे। हमने ये सीखा था कंट्रोल्स को डिफरेंट वेज में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक क्लासिफिकेशन है प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, जो कि हमने पढ़ ली, और एक है जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल्स। इसमें जनरल कंट्रोल्स की कैटेगरीज हमने हेडिंग्स पढ़ ली थी, और फिर इसके बाद कुछ एग्जाम्पल जनरल कंट्रोल्स की, जैसे टेस्टिंग, जैसे डॉक्यूमेंटेशन, जैसे अप्रूवल। ठीक है, ये हमने क्लास में कुछ डिस्कस की थी। फिर मैंने आपसे कहा था रीडिंग करके आइएगा। इसमें डेफिनेटली कुछ ऐसे कंट्रोल्स होंगे जो आपको समझ में नहीं आए होंगे, कंफर्म है ये, लेकिन अगर कुछ कंट्रोल्स ऐसे भी होंगे जो समझ आ गए। मुझे बताइए कलेक्टिवली, अगर मैं जनरल कंट्रोल की जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, देखिए दो अल्फाज है, दोनों में फ़र्क रखना है। एक है कैटेगरीज ऑफ जनरल कंट्रोल और एक है एग्जाम्पल्स, दोनों में फ़र्क है। एग्जाम्पल से मुराद वो स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, और कैटेगरी हेडिंग, ठीक है, इनमें फ़र्क रखिएगा। एग्जाम में अगर कैटेगरीज पूछे हम कैटेगरीज बताएंगे, अगर एग्जाम में एग्जाम्पल्स पूछे एग्जाम्पल्स बताएंगे। क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जनरल कंट्रोल्स की सारी एग्जाम्पल्स पढ़ के आए हैं, रीडिंग करके, सिर्फ रीडिंग की बात कर रहा हूँ। और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मोर देन 50% एग्जाम्पल्स समझ आ गई हैं। क्या है मोर देन 50%? शाबाश, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को 50% से ज़्यादा। चलिए, लेकिन बहरहाल डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में से एग्जाम्पल्स के अलावा कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें। वैसे सबसे अहम चीज़ कल के लेक्चर में हमने एग्जाम्पल्स ही की थी, लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। अच्छा, अब वन बाय वन मैं क्या करूँगा, बल्कि पहले ऐसे करते हैं, क्वेश्चंस को कर लेते हैं, इस बार कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन 1 कह रहे क्लासिफाई द फॉलोइंग कंट्रोल्स एज प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव कंट्रोल्स, गिव वेरी ब्रीफ रीजंस टू जस्टिफाई योर आंसर्स। दो चीजें पूछ रहा है। एक आपसे पूछ रहा है मुझे बताओ क्लासिफिकेशन प्रिवेंटिव है, डिटेक्टिव है कि करेक्टिव है, और दूसरा उसकी रीजन। अच्छा, रीजंस में आपने यूनिवर्सल अप्रोच, यानी वो जो निंजा अप्रोच होती है, वो अडॉप्ट नहीं करनी। इसमें वो क्या है, दिस इज प्रिवेंटिव कंट्रोल बिकॉज इट प्रिवेंट्स एरर, दिस इज डिटेक्टिव कंट्रोल बिकॉज इट डिटेक्ट्स एरर, दिस इज करेक्टिव कंट्रोल बिकॉज इट करेक्ट्स एरर। ऐसे नहीं, उसको स्पेसिफिक एग्जांपल्स देनी है उस कंट्रोल के लिहाज से, जिससे पता चले कि ये कैसे इस्तेमाल होता है। जैसे वो मैट्रिक में होता है ना, बाजू का तो वो क्वेश्चन आया करता था मैट्रिक में कि इन अल्फाज को सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें, तो कुछ स्टूडेंट्स उधर भी निंजा अप्रोच लगाते थे। उसने जी हाँ, माई टीचर टॉट मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, या डिड नॉट टीच मी। ऐसे से फिर उसके बाद में लिखना शुरू कर दिया कि अल्फाज में ऐसे इस्तेमाल करना है कि इनका मतलब वाजे हो। इनका मैंने पेपर पास हो गया था, लेकिन ये क्वेश्चन गलत था, इसके नंबर आपको नहीं मिले थे, ये आपको नहीं पता चल सका। तो भाई पास होने वाले की हर चीज सही होती है क्या, वो समझ रहा होता है, और फेल होने वाले की हर चीज गलत होती है क्या, लेकिन वो समझ रहा होता है। ठीक है, बहरहाल तो हमने जब इसको एक्सप्लेन करना है तो इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि ये कंट्रोल्स की नेचर क्लियर हो। जैसे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, इसका एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, बिकॉज इट प्रिवेंट्स एरर, या बिकॉज एरर बाय वन पर्सन इज आइडेंटिफाइड बाय अनदर पर्सन, यानी थोड़ा सा इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। बैकअप कौन सा कंट्रोल है, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। क्यों, बिकॉज इट करेक्ट्स एरर, या बिकॉज इट हेल्प्स टू रिस्टोर सिस्टम इन केस ऑफ डिजास्टर। तो समझ रहे हैं, थोड़ा सा कंट्रोल को आपने उसकी स्पेसिफिक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। अगर वो एक्सप्लेनेशन पूछे, सिर्फ प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट के अल्फाज नहीं यूज कर देना।
चलिए अब वो आपसे पूछ रहा है क्लासीफाई फॉलोइंग कंट्रोल सिंपल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अब मैं एक्सप्लेनेशन की तरफ नहीं जा रहा, ठीक है, सिर्फ प्रिवेंटिव डेट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्रिवेंटिव, ठीक है, बिकॉज इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम, इस तरीके से लिख देंगे। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, अच्छा अब एक्सेप्शन रिपोर्ट समझ आ गई आपको क्या है? हाँ कंप्यूटराइज कंट्रोल है जिसमें वो कोई भी अगर हाँ जी डेविएशन हो रही हो तो कंप्यूटर उसको जनरेट कर देता है। अच्छा अच्छे आईटी सिस्टम को क्या करना चाहिए? अगर कंट्रोल्स की डेविएशन हो रही हो तो उस प्रोसेस को वहां पे रोक दे और फिर एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट करे कि उसको रन कर दे और फिर एक्सेप्शन रिपोर्ट दोनों काम करे, उसको भी दे एक्सेप्शन रिपोर्ट। जैसे पे रोल की अमाउंट अगर प्री सेट लिमिट से ज्यादा है, किसी की वेरी हाई है, तो ना सिर्फ ये कि एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट करनी है बल्कि उसकी पेरोल प्रोसेसिंग भी रोकनी है। डिजिटल सिग्नेचर प्रिवेंट, सिग्नेचर होते हैं ऑथोराइजेशन के लिए। अगर किसी ट्रांजैक्शन पे ऑथोराइजेशन नहीं है तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी, तो ये एक प्रिवेंटिव कंट्रोल है। अब जैसे मैनुअल सिग्नेचर होते हैं वैसे डिजिटल सिग्नेचर भी होते हैं जी। हाँ लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल है। जैसे आपका आईडी कार्ड अगर बना हुआ है उसमें देखिए उसमें जो सिग्नेचर हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से जिस ऑफिसर के वो डिजिटल सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर। आपके रिजल्ट कार्ड पे भी जो ICAP की तरफ से नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज प्रिवेंटिव, बैकअप करेक्टिव, रिव्यू ऑफ सिस्टम एक्टिविटी लॉग्स डिटेक्टिव, शाबाश। इसका मतलब है अगर आपने 6 थे 6 में से 5 ठीक कर लिए इसका मतलब कंसेप्ट आपका ओके। इसमें कोई प्रॉब्लम? प्रेजेंट कैसे करना है पता चल गया। पहले बताना है प्रिवेंटिव डिटेक्टिव, उसके बाद उसकी रीजन भी बतानी है। कहीं ऐसा ना हो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए और आप सिर्फ प्रिवेंटिव डिटेक्टिव बता के आ जाए, ठीक है। अंडरलाइन करना है, गिव 2 पार्ट्स है ना क्वेश्चन, एक है इसके 2 पार्ट्स चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे वो हमारे चल रहे हैं कंट्रोल्स। क्वेश्चन 2, स्पेसिफाई एनी 4 मेन कैटेगरीज, कैटेगरीज को अंडरलाइन करें। फिर जनरल कंट्रोल्स, जनरल कंट्रोल्स को अंडरलाइन करें। और 4 तो आपको पता चल ही गया, ये भी कीवर्ड है हमारा, 4 को भी अंडरलाइन कर दें, ठीक है। 4 उसने पूछा है तो कितनी कैटेगरीज बतानी चाहिए? 4 बता दे, एक आधी टाइम हो तो एक्स्ट्रा बता दे, कोई हर्ज नहीं, एक्स्ट्रा में कोई हर्ज नहीं। चलिए, कैटेगरी इज जनरल कंट्रोल दैट एन ऑडिटर वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड इन ए कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से पता चल गया आपको किस चैप्टर में से क्वेश्चन है? क्या पूछ रहा है? एग्जाम्पल्स लिखनी है कि सिर्फ कैटेगरीज? कैटेगरीज सिर्फ के कैटेगरीज के साथ एग्जाम्पल भी? सिर्फ कैटेगरीज लिखनी है। 4 कैटेगरी, इसका मतलब एक कैटेगरी 1 नंबर हो गए। याद है आपको कैटेगरीज? पूछ लो कैटेगरीज किससे? वो मेरे भाई कॉर्नर वाले भाई जी, बताइए मेरे भाई। कैटेगरीज ऑफ आईटी जनरल कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल नहीं, वो तो बहुत आसान है। इनपुट कंट्रोल, प्रोसेसिंग कंट्रोल, आउटपुट कंट्रोल, मास्टर फाइल कंट्रोल। एप्लीकेशन तो बहुत आसान है, वो नहीं पूछ रहा मैं, तो जनरल कंट्रोल पूछ रहा हूं। जनरल कंट्रोल की कैटेगरीज क्या है? अभी लेक्चर नहीं लिया, कब लेंगे लेक्चर? अभी नहीं लेना, आखिरी महीना शुरू हो गया है, ऐसा ही है ना। अभी भी लेक्चर नहीं लिया भाई ने जी। भाईजान, कैटेगरीज ऑफ आईटी जनरल कंट्रोल, कंट्रोल्स ओवर डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ आईटी सिस्टम जी। डॉक्यूमेंट, कंट्रोल्स ओवर डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टिंग ऑफ चेंजेस टू प्रोग्राम और प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड चेंजेस टू प्रोग्राम। इन दोनों में पता है ना, एक हमने की है किसी और ने की। एक्सेस कंट्रोल्स, कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन एक रह गया, यूज करेक्ट वर्जन, शाबाश। अच्छा मुझे बताइए, 4 नंबर है, सिर्फ हेडिंग लिख दूं कि उसके नीचे जो ऑब्जेक्टिव की एक्सप्लेनेशन एक लाइन की थी, सिर्फ हेडिंग लिख दो बट ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन वो 6 मार्क्स के साथ कहता ब्रीफली डिस्क्राइब, वो ऑब्जेक्टिव याद है नीचे, वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव इस कंट्रोल की एक्सप्लेनेशन है, इसकी एक्सप्लेनेशन है।
अगर मार्क्स ज्यादा हो तो फिर आपने उसकी एक्सप्लेनेशन यानी ऑब्जेक्टिव भी देना है उसका, और एक दो एग्जांपल्स भी फिट कर देनी है, ठीक है। एग्जांपल्स ना भी करें, फिर अगर मार्क्स ज्यादा हो एक्सप्लेन तो आप करेंगे। क्लियर? ये हमारे क्वेश्चन थे। अब आते हैं वापस। अब हम करेंगे क्या, मैं 1 बाय 1 आपको हर कैटेगरी बोलूंगा, उस कैटेगरी में आपको जो कंट्रोल समझ नहीं आया वो आपने पूछना है, बल्कि एक एक करके आप लोग सारी पूछना, आपकी आदत मुझे पता है, मैं खुद ही एक्सप्लेन कर देता हूं। डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ आईटी, मकसद क्या है? मकसद इसका ये है टू इंश्योर कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एप्लीकेशंस आर डेवलप्ड या एक्वायर्ड इन कंसिस्टेंसी विद एंटिटी के मकसद के मुताबिक पाया करें, ठीक है जी। एग्जांपल्स क्या है? यूज ऑफ एप्रोप्रिएट आईटी स्टैंडर्ड्स फॉर डिजाइन, डॉक्यूमेंटिंग, टेस्टिंग, ट्रेनिंग, अप्रूवल ऑफ न्यू। कह रहा है आपने ये आगे जो भी एक्टिविटी करनी है ना, इन एक्टिविटीज के लिए एक स्टैंडर्ड अडॉप्ट करना है, स्टैंडर्डाइज अप्रोच होनी चाहिए जिसमें चेकलिस्ट बनी होती है। ऐसे नहीं कि जो याद आया वो काम कर लिया, ट्रेनिंग याद, बाकायदा स्टैंडर्ड और सेलेक्ट करें, स्टैंडर्डाइज अप्रोच के मुताबिक काम करें, ठीक है। आईटी स्टैंडर्ड्स में लिखा होता है कि आपने जब किसी आईटी सिस्टम को एक्वायर करना है किन चीजों को जहन में रखना है। तो कह रहा है आईटी, ये तो अच्छी बात है स्टैंडर्डाइज अप्रोच अडॉप्ट करना। देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। अच्छा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज को अंडरलाइन करें। आईटी सिस्टम में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी से मुराद होती है दो लोगों का अलग-अलग होना, डेवलपर और यूजर। डेवलपर को हम प्रोग्रामर भी कहते हैं, ठीक है, डेवलपर को हम प्रोग्रामर भी कहते हैं। तो कहता है डेवलपर और यूजर्स को अलग-अलग होना चाहिए। यहां पे उससे बिटवीन डिजाइनर ऑफ द सिस्टम एंड टेस्टर ऑफ द सिस्टम, टेस्टर कह ले या यूजर कह ले, यूजर जाहिर है टेस्टिंग यूजर ही करता है। इसकी रीजन ये है, अगर यूजर ही डेवलपर होगा तो वो जब चाहे खुद ही चेंजेस कर लेगा, ठीक है। अगर तो आपने सेल्स एप्लीकेशन इंस्टॉल की बिल जनरेट करने के लिए, उसमें जो यूजर है वो जब स्कैन करता है किसी प्रोडक्ट को, उसकी डिस्क्रिप्शन और प्राइस ऑटोमेटिकली आ जाती है और क्वांटिटी भी आ जाती है। यूजर्स को सिर्फ इतनी एक्सेस दी गई है, उसके राइट्स में इतनी एक्सेस दी गई है कि क्वांटिटी को चेंज कर लो, प्राइस को चेंज करने की उसे एक्सेस नहीं क्या होनी चाहिए। सेल्स सिस्टम में यही तो पड़ा है, जो आपका सेल्स ऑर्डर वाला है उस प्राइस रेट डिस्काउंट वगैरह की उसके पास अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर उस यूजर ने खुद ही सिस्टम बनाया है, वो खुद तो जब चाहे उसको सिस्टम में प्रोग्राम चेंज कर सकता है। पेरोल वाले ने खुद ही अगर पेरोल एप्लीकेशन बनाई है, वो जब चाहे अपने पेरोल रेट्स को चेंज कर सकता है, या फार्मूला, बाकी सबका फार्मूला होगा मल्टीप्लाई करो इस फिगर को 1 से, अपने कॉलम में लिख दें मल्टीप्लाई करो 1.25 से, ठीक है। जब बहुत से एम्प्लॉइज होते हैं और पता चल जाए कंप्यूटर से कैलकुलेशन निकली है, कौन चेक कर? क्या कंप्यूटर गलती कर सकता है? अगर उसके प्रोग्रामिंग में गलती की गई है तो बिल्कुल गलती कर सकता है। तो समझ, सेग्रीगेशन ड्यूटी का कंसेप्ट समझ आ गया? आईटी सिस्टम में जहां कहीं सेग्रीगेशन ड्यूटी का लफ्ज आएगा, इससे क्या मुराद है कि प्रोग्रामर और यूजर अलग-अलग होने चाहिए। यूजर को प्रोग्रामिंग स्किल्स आई, आपको पता चला बड़ा बहुत ही एफिशिएंट बंदा है, खुद भी सिस्टम को चेंज कर लेता है, बस गया। तो सेग्रीगेट, देयर शुड बी फुल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ न्यू सिस्टम, ताकि पता चल जाए क्या क्या चीज है, किस बटन को दबाएंगे तो क्या होगा। कहीं ऐसा ना बटन को दबा दें, बाद में पता चले क्या नहीं दबाना था बटन, ऐसे तो नहीं ना, पता हो ये लाल रंग का बटन दबाएंगे तो क्या होगा, नीले रंग का बटन दबाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए ना, ताकि पूरी तरह पढ़ के बटन दबाएं। ऑल न्यू सिस्टम शुड बी टेस्टेड बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग होनी चाहिए पहले। गाड़ी सीखते हैं पहले दिन ही मोटरवे पे आपको ले जाते हैं, ऐसे नहीं, पहले टेस्टिंग और ट्रेनिंग, टेस्टिंग भी ट्रेनिंग भी होती है, ट्रेनिंग की भी बात करेगा आगे, अगली बार ट्रेनिंग की कर ली। ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड बिफोर लाइव ऑपरेशन। लाइव ऑपरेशन से क्या मुराद है? जब रनिंग में चल रहा हो, जब एक्चुअली ट्रांजैक्शन उसमें रिकॉर्ड हो रही हो। कहता है उससे पहले बाजुकात सिस्टम की एक बैकअप कॉपी बना दी जाती है
और उसमें फिर सिखाया जाता है काम। फिर जब सारा काम आ जाए फिर उन्हें कहा जाता है चलिए लाइव एंट्रीज कीजिए। न्यू सिस्टम शुड बी फॉर्मली अप्रूव्ड बाय सिस्टम यूजर। अच्छा, एक अप्रूवल ऊपर भी है, ये नोट, ये है अप्रूवल ऑफ न्यू कंप्यूटर सिस्टम, ये है अप्रूवल बाय सिस्टम यूजर। दोनों में वो कंपनी मैनेजमेंट लेवल पे है कि हाँ जी मिलियंस ऑफ डॉलर का आईटी सिस्टम एक्वायर कर लें, ऊपर वाली अप्रूवल इससे थी है। और नीचे जो यूजर की तरफ से अप्रूवल दी जा रही है ना, वो क्या है कि हाँ जी मेरी तरफ से अप्रूवल है, सिस्टम को लाइव कर दें, मैं एक्सपर्ट हो गया हूं इस सिस्टम में, मुझे चलाना आ गया। ये सारे कंट्रोल्स है हमारे डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ आईटी सिस्टम। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। आगे चलते हैं फिर। डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टिंग ऑफ चेंजेस टू प्रोग्राम। अच्छा, बाजुकात एग्जाम में कैटेगरी मेंशन कर देता है, बाजुकात कैटेगरी की बजाय ऑब्जेक्टिव वाली लाइन दे देगा, ऑब्जेक्टिव वाली लाइन दे देगा और कहेगा इस ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए क्या कर, ये अहम चीज याद आ गई मुझे। लाजमी नहीं कि वो हेडिंग ही दे और आपसे कहे कि इसके कंट्रोल्स बताओ। वो अगर शातिर हुआ एग्जामिनर तो क्या करेगा, वो ऑब्जेक्टिव्स दे के कहेगा। तो आपने ऑब्जेक्टिव से पहचानना होगा कि ये कौन सी कैटेगरी है। टू इंश्योर प्रॉपर डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टिंग, ट्रेनिंग एंड अप्रूवल ऑफ प्रोग्राम। इसमें इस पूरे ऑब्जेक्टिव में सबसे अहम चीज क्या है जिससे कैटेगरी पता चलती है? प्रोग्राम चेंजेस। जरा पिछले वाले को भी देख, इसमें सबसे अहम चीज क्या थी? टू इंश्योर डेवलप्ड एंड एक्वायर्ड, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, डेवलप्ड एंड एक्वायर्ड, इसको अंडरलाइन करें, ये चीज ध्यान में रखिएगा, वरना एग्जाम में फिर आप कहेंगे ये तो कैटेगरी थी नहीं कहीं पे। वो कैटेगरी नहीं, वो उसके ऑब्जेक्टिव उसने सूटेबल। अच्छा, ये चेंजेस टू, क्योंकि आपको पता है कोई भी सिस्टम जब हम बाय करते हैं ना, उसमें कोई ना कोई कस्टमाइजेशन हमने अपने सिस्टम के मुताबिक करनी होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एक जैसा नहीं होता। तो ये प्रोग्राम चेंजेस ऐसा ही है जैसा मिनी एक्विजिशन। इसकी एग्जांपल आपने ज़हन में क्या रखनी है कि हमने मिनी एक्विजिशन, या यू एग्जांपल रखनी है कि एक सिस्टम, सेल्स सिस्टम हमने बाय किया जिसमें सिर्फ कैश सेल्स की ऑप्शन थी, क्योंकि वो डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए बनाया गया था। लेकिन हमने क्रेडिट सेल की ऑप्शन भी देनी है, क्योंकि हमारे कुछ कस्टमर कॉर्पोरेट भी होते हैं जिनको हम 30 दिन का क्रेडिट देते हैं। तो अब हमने अपने प्रोग्राम को चेंज करना होगा। अब जाहिर है प्रोग्राम को चेंज करना है तो ये ऐसे ही हो जाएगा जैसे छोड़ो कोई नया हम आप सिस्टम बाय कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रोल्स क्या इसमें आप देखेंगे, ये आपको किस लिए इसको मिनी एक्विजिशन से रिलेट करवाया, क्योंकि कंट्रोल्स के एग्जाम्पल देखेंगे तकरीबन कमोबेश आपको वही नजर आएंगे, बल्कि पहली लाइन में ही वो ये चीज भी एम्फसाइज कर रहा है, सूटेबल जनरल कंट्रोल्स ओवर अपडेशन एंड अमेंडमेंट्स ऑफ प्रोग्राम। सूटेबल जनरल कहता है जो सूटेबल जनरल कंट्रोल्स ऊपर आपने फॉलो किए थे ना सिस्टम को एक्वायर करने में, चेंज करने के लिए, क्योंकि चेंज करने में आप छोटा नया सिस्टम हासिल कर रहे हैं, उसमें चेंजेस अलग, उसमें भी जनरल कंट्रोल्स का ख्याल रखना है। फिर बता भी रहा है कौन से जनरल कंट्रोल्स। ऑल प्रोग्राम चेंजेस शुड बी फुली डॉक्यूमेंट। भाई सिस्टम नया आया, उसकी डॉक्यूमेंटेशन थी, जब चेंजेस हुई उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं, किसने चेंज किया, कब किया, क्यों किया, किसके कहने पे किया। चेंजेस फुली डॉक्यूमेंटेड। चेंजेस इन प्रोग्राम शुड बी टेस्टेड ऑफलाइन बिफोर लाइव ऑपरेशन। चेंजेस भी पहले टेस्ट करनी चाहिए। फिर इसके बाद स्टाफ शुड बी गिवन ट्रेनिंग बिफोर दे यूज इट इन लाइव ऑफ ट्रेनिंग। ये जनरल कंट्रोल भी था, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, अप्रूवल है, अप्रूवल कहीं, अच्छा ठीक है, हाँ। चेंज इन प्रोग्राम शुड बी अप्रूव्ड बाय अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन रिटन फॉर्म। मुझे वो केस स्टडी याद आ गई, बताया था ना 3 दिन के लिए सिस्टम तबाह हो गया, तो पता चला किसी क्लर्क की ज़बानी कलामी इंस्ट्रक्शन पे आईटी वालों ने, आईटी मैनेजर ने चेंजेस कर दी थी। तो ये सारे कंट्रोल फॉलो होने चाहिए। क्लियर? अच्छा, इसमें और ये जो थर्ड वाली कैटेगरी प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड चेंजेस टू प्रोग्राम एंड डाटा फाइल, क्या फर्क है? वो चेंजेस हम कर रहे थे, ये कोई और कर रहा है, अनऑथराइज्ड पर्सन। अच्छा, अनऑथराइज्ड पर्सन हमेशा आउटसाइडर ही होगा ना, इनसाइडर भी हो सकता है। इसलिए आप देखेंगे कंट्रोल्स में दोनों को हैंडल करने के लिए उसने, वरना बाहर का होता तो सिर्फ लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल काफी थे।
फिजिकल एक्सेस कंट्रोल का मतलब है कि एम्प्लॉइज टू इंश्योर दैट अनऑथराइज्ड पर्सन डू नॉट मेक चेंजेस इन द प्रोग्राम और न्यू प्रोग्राम आर नॉट इंट्रोड्यूस्ड विदाउट ऑथराइजेशन. एग्जाम्पल, देयर शुड बी सेग्रीगेशन बिटवीन टास्क ऑफ प्रोग्रामर एंड ऑपरेटर. अच्छा, ये आउटसाइडर से प्रोटेक्शन के लिए है, कंट्रोल के इनसाइडर से? इनसाइडर से, कि यूजर प्रोग्रामर नहीं होना चाहिए वरना वो खुद चेंज कर लेगा. अगर यूजर ही प्रोग्रामर है तो अनऑथराइज्ड चेंजेस का रिस्क हाई है. फिजिकल या लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू ऑथराइज्ड प्रोग्रामर्स ओनली. हमारे सिस्टम को एक्सेस कौन कर सकता है? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल भी अप्लाई करें, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल भी. फिजिकल एक्सेस और लॉजिकल एक्सेस में फर्क पता है ना? हमने कोई दो का एग्जांपल भी पढ़े थे. पासवर्ड बिल्कुल ठीक, और ताला, फेंस. उसमें एक अजीब सी भी एग्जांपल थी, वो क्या था, लैपटॉप को लॉक लगा दिया. अच्छा, लेकिन ये सच में ऐसे होता है, वो है जब आएगी एग्जांपल डिस्कस करें. प्रोग्राम लॉग्स शुड बी मेंटेन्ड एंड पीरियडिक. ये लॉग्स क्या होते हैं? हिस्ट्री की, कौन सा प्रोग्राम किसने चेंज किया है, कब किया है. एक सिस्टम लॉग होता है, एक प्रोग्राम लॉग होता है, दोनों में टेक्निकली फर्क है थोड़ा. प्रोग्राम लॉग में सिर्फ प्रोग्राम में जो चेंजेस आ रही है उनकी हिस्ट्री है. सिस्टम लॉग में सिस्टम के अंदर जो जो एक्टिविटीज हो रही होती है सबका रिकॉर्ड होता है. ठीक है. और सिस्टम लॉग की वजह से ही ऑडिट ट्रेल पॉसिबल होता है. सिस्टम लॉग और ऑडिट ट्रेल इंटर रिलेटेड. ऑडिट ट्रेल का मतलब होता है क्या है? क्या है? हाँ, रिकॉर्ड रखना कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन का. स्टेप नंबर 1 पे क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, स्टेप नंबर 2 पे क्या, 3 पे क्या. कंप्लीट ट्रेल होना चाहिए ऑडिट ट्रेल, या मिसिंग होनी चाहिए आइटम्स? कंप्लीट ट्रेल होना चाहिए. ऑडिट ट्रेल से फौरन ज़हन में आ जाए मनी ट्रेल. मनी ट्रेल क्या होता है? कहाँ से, ओरिजिन से बताइए कहाँ से पैसे आइए. ठीक है, ओरिजिन से. तो ओरिजिन से किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करके स्टेप बाय स्टेप इस वक्त जिस हालत में है वो सारा रिकॉर्ड रखना, ये ऑडिट ट्रेल है. ऑडिट ट्रेल बेसिकली कंफर्म करता है कि कोई ट्रांजैक्शन जेन्युइन है. अच्छा बताइए, ऑडिट ट्रेल की बात चलो चल पड़ी है कहीं कहीं, तो ऑडिट ट्रेल पेपर बेस्ड भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी. कौन से वाला होना चाहिए? दोनों एक्सेप्टेबल है हमारे लिए, याद रखिए. जैसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है ना, वो हार्ड फॉर्म में भी हो सकती है, कंप्यूटर में भी, तो ये भी डॉक्यूमेंट. ठीक है. आपने बिजली का बिल जमा करवाया, बैंक के पास बिल दिया, उसने ठप्पा लगा दिया, घर वालों ने कहा अभी पैसे दिए थे किधर गए, आपने उनको ये दिखाया, ये देखें, ये मनी ट्रेल. आपने अपना छोटा सा मनी ट्रेल. ये पेपर बेस्ड ऑडिट ट्रेल है या कंप्यूटर बेस्ड? और अगर जैज कैश के जरिए पेमेंट करें, और घर वाले पूछें जैज कैश पे, ये भाई ठप्पा किधर है? इधर ठप्पा तो है ही नहीं. आप कहेंगे नहीं, इधर. आपने अक्सर डॉक्यूमेंट में लिखा होगा दिस इज इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड डॉक्यूमेंट एंड देयरफॉर डज नॉट रिक्वायर ऑथराइजेशन. आप कहेंगे डज नॉट रिक्वायर ठप्पा. ये इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट ट्रेल है. चलिए, प्रोग्राम लॉग शुड क्या कह रहे हैं भाई? देयर शुड बी वायरस प्रोटेक्शन एंड बैकअप कॉपीज ऑफ ऑल प्रोग्राम, ताकि प्रोग्राम को रिस्टोर कर सके कोई. आपने देखा होगा कंप्यूटर में डिफरेंट वर्जन जो हैं वो विंडोज के क्रिएट होते रहते हैं. वो इसलिए ताकि अगर कहीं पे विंडो क्रैश हो तो फिर जो इमीडिएटली प्रीवियस कोई बैकअप प्रोग्राम का, सॉफ्टवेयर, एक तो डाटा का बैकअप होता है ना, समझाना ये चाह रहा हूं, डाटा का बैकअप, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का भी बैकअप होता है. तो अगर वो कहीं पे प्रॉब्लम आती है, प्रोग्राम चेंजेस अनऑथराइज्ड चेंज की वजह से, तो आप बैकअप प्रोग्राम को रिस्टोर कर सकते हैं. भाई ये क्लियर? यूजिंग करेक्ट वर्जन ऑफ प्रोग्राम एंड डाटा फाइल्स. कह रहे देयर में बी सेवरल वर्जन्स ऑफ प्रोग्राम्स एट एनी टाइम. दीज कंट्रोल इंश्योर दैट करेक्ट वर्जन ऑफ द प्रोग्राम इज यूज्ड. अच्छा, इसको पढ़ते हुए आपने एग्जांपल रखनी है जहन में KFC की डील की, मिडनाइट डील. जैसे आखिरी तो आप जब इमेजिन कीजिए आपके आर्टिकल्स का दूसरा महीना है, जॉब पे लेट सीटिंग चल रही है. आप तो कहते थे मैं तो 2 घंटे पढ़ के समझता था बड़ा मैंने कमाल किया, ये तो 14-15 घंटे हर रोज काम करना पड़ता है.
और फिर मिडनाइट में सीनियर ने कहा बेफिक्र रहो, फर्म काम करवाती है, फर्म ख्याल भी रखती है, ख्याल भी, तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम भी मौजूद है, और वो भी KFC से आएगा। KFC में गए, वहां पे आपने देखा होगा जैसे ही एक होता है उनका बिलिंग सिस्टम मिडनाइट से पहले, या KFC जैसे दूसरे रेस्टोरेंट्स, अब मुझे नहीं पता उनकी आजकल कोई डील चल रही है कि नहीं, हमारे ज़माने में हुआ करते थे जब हम आर्टिकल्स किया करते, अब भी होंगे। तो मिडनाइट जैसे 11:59 तक उनका रेगुलर वर्जन बिलिंग सिस्टम का चल रहा होता है, और जैसे ही मिडनाइट स्टार्ट होती है 12 बजे, उनका सिस्टम ऑटोमेटिकली अदर वर्जन ऑफ बिलिंग सिस्टम पे कन्वर्ट हो जाता है। 12 बजे के बाद जैसे ही ऑर्डर लगेगा, वो ऑटोमेटिकली उनका जो भी डील रेट है, डिस्काउंटेड रेट है, उस पर बिलिंग होगी। देखिए ऐसे ही होता है क्या, ये है वर्जन की एग्जांपल के एक ही बिलिंग सिस्टम है लेकिन डिफरेंट वर्जन यूज हो रहे हैं। इसी तरह बात कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में पेरोल सिस्टम जो ऑटोमेटेड होता है ना, वो ऑटोमेटिकली अगर वो कैलकुलेट कर लेता है कि रेगुलर सिस्टम है, अगर रेगुलर शिफ्ट है ना, उसमें एम्प्लॉइज इन आउट करता है, उसके आवर्स को वो रेगुलर रेट से मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन जैसे ही उनके रेगुलर आवर्स एक्सीड हो जाएंगे 5 बजे के बाद एक दूसरा वर्जन आ जाएगा जिसमें ओवर टाइम वाली ऑप्शन भी होगी। और वो तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट वर्जन यूज करती हैं। इसी तरह अगर टैक्स की कैलकुलेशन भी करनी होती है, उसके लिए सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर तो एक पूरे टैक्स ईयर में कोई चेंज नहीं आया, एक ही वर्जन होगा प्रोग्राम का, लेकिन अगर 4-5 महीनों के बाद कोई फाइनेंस एक्ट में चेंज आ गया जिसकी वजह से कोई एग्जेम्पशन या टैक्स रेट बढ़ गया, तो डिफरेंट वर्जन। अब क्वेश्चन क्या है, क्या इस बात से एग्री करते हैं कि डिफरेंट वर्जन ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं? हमने ये इंश्योर करना है कि सही वक्त पे सही वर्जन यूज हो रहा हो। यानी अगर 11:59 से पहले बिलिंग हो रही है रेस्टोरेंट में, तो वो नॉर्मल रेट पे बिलिंग, उसमें नॉर्मल वर्जन यूज हो रहा है, वर्जन 1.02 जो भी उन्होंने नाम दिया होगा। और अगर 12 बजे के बाद ऑर्डर आ रहे हैं तो वो उस हिसाब से हो। ये है कंट्रोल यूजिंग करेक्ट वर्जन ऑफ प्रोग्राम एंड डाटा फाइल का मकसद। ये क्लियर हो गया? कहते हैं इसको कैसे इंश्योर करेंगे? 3 चीजें हैं, ट्रेनिंग, जॉब शेड्यूलिंग, सुपरविजन, रिव्यूज बाय मैनेजमेंट। ट्रेनिंग का मतलब क्या है? अगर आपने मैनुअल सिस्टम है, भाई KFC वालों ने मिडनाइट डील स्टार्ट की तो साथ ही GFC वाले थे, उन्होंने कहा हम भी मिडनाइट डील, लेकिन फर्क क्या है सिस्टम का? KFC वालों के पास अपना IT सिस्टम है, JFC में वो बंदे बैठे हुए हैं उधर फोन कर। अब लेकिन वो क्या करेंगे, वो मैनुअली मिडनाइट डील्स एक्टिवेट कर रहे होंगे। तो ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। ऐसे जगह पे जहां पे मैनुअल काम हो रहा है, वहां पे जब डिफरेंट वर्जन यूज हो रहे हो, तो एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देनी चाहिए। भाईजान यार अब आपकी शिफ्ट है 12 बजे तक, आपने रेगुलर डील के ऊपर एक्टिवेशन करनी है, और 12 बजे आपकी शिफ्ट शुरू होती है, 12 बजे के बाद आपने छुट्टी पे वर्जन 2, ये है ट्रेनिंग समझ आ गई। लेकिन अगर IT सिस्टम यूज कर रहे हैं, एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। सिस्टम के अंदर शेड्यूल बना दीजिए कि 12 बजे तक ये प्रोग्राम एक्टिवेट होगा और 12 बजे के बाद ये वाला वर्जन एक्टिवेट होगा। यह है जॉब शेड्यूलिंग। जॉब शेड्यूलिंग से जहन में क्या कंसेप्ट है कि हमने डिफरेंट टास्क को शेड्यूल कर दिया जाता है। वो ऑटोमेशन, तो आपको पता है ऑटोमेशन का जमाना है, लेकिन पहले भी हम टाइम के लिहाज से इंस्ट्रक्शंस दे सकते थे अपने सिस्टम को कि किस टाइम पे उसने किस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। तो ट्रेनिंग का ताल्लुक मैनुअल सिस्टम से है कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग स्टाफ शुड बी सूटेबली ट्रेन्ड, शुड फॉलो ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर चेकिंग द वेरियस प्रोग्राम दे आर यूजिंग। ठीक है, ये भी कंप्यूटर सिस्टम में, लेकिन इसका ताल्लुक मैनुअल एलिमेंट से है। कंप्यूटर सिस्टम में भी मैनुअल एलिमेंट यूज हो सकते हैं ना। ट्रेनिंग करे। जॉब शेड्यूलिंग क्या करे? अगर बड़े लेवल पे बिजनेस हो रहा है तो किस वक्त में कौन सा प्रोग्राम एक्टिवेट करना है, वो सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली, इंसान भूल भी सकता है ना, ट्रेनिंग जितनी मर्जी कर दें। तो जॉब शेड्यूलिंग में सुपरविजन का मतलब क्या है कि रेस्टोरेंट में का मैनेजर मौजूद हो वहां पे, वक्तन फक्तन आधे घंटे बाद चक्कर लगाता रहे कि 12 बजे से पहले वाले जितने भी बिल हैं वो रेगुलर प्रोग्राम पे रिकॉर्ड, और 12 बजे के बाद दूसरी डील पे।
यह है सुपरविजन होती है साथ साथ, और रिव्यू कब होता है एंड मंथ एंड पे सारे महीने की इनवाइसेस को ले आए। अब इनवाइस के ऊपर टाइम भी लिखा होता है, तो अगर आप मंथ एंड के ऊपर इनवाइसेस का टाइम देख के देख रहे होंगे सही प्रोग्राम का वर्जन चला कि नहीं चला, वो रिव्यू होगा। और साथ साथ देख रहे होंगे सुपरविजन। भाई ये यूजिंग करेक्ट वर्जन समझ आ गया। ट्रेनिंग किसकी? ट्रेनिंग किसकी? एम्प्लॉय स्टाफ की जो यूज कर रहे हैं। फिर इसके बाद जॉब शेड्यूलिंग, लार्ज स्केल ऑपरेशंस जब होंगे तब आप ऑटोमेटिकली बिल्ड इन इंस्ट्रक्शन दे देते हैं किस टाइम पे कौन सा वर्जन यूज करना है। फिर उसके बाद सुपरविजन और रिव्यू। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है जी एक्सेस कंट्रोल्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड। ये सबसे आसान कंट्रोल, 5th और 6th सबसे आसान है। एक्सेस कंट्रोल्स कौन से हैं? जो अनऑथराइज्ड एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं हमारे रिसोर्सेज। टेंजिबल पे भी कोई एक्सेस ना करे, इंटेंजिबल पे भी। इसमें फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है, इसमें कोई प्रॉब्लम। लॉगेबल ब्रीफ केस, अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां पे जो पब्लिक प्लेस है और वहां पे कंप्यूटर्स को रखना पड़ता है, लैपटॉप को रखना पड़ता है, वहां पे संभाल के रखना पड़ता है क्योंकि मूवेबल आइटम है ना, आसानी से चोरी हो सकती है। तो अगर आप किसी, 2 एग्जांपल्स मेरे जहन में आ रही हैं फौरी तौर पे, किसी इंटरनेट कंपनी में कनेक्शन लेने के लिए बाजू का जाए ना, उन्होंने सीटिंग रखी होती है और वहाँ पे लैपटॉप भी होता है कि आप हमारे नेट की स्पीड टेस्ट कर सकते हैं इधर, ठीक है, टेस्टिंग कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी उन्होंने लैपटॉप को लॉक किया होता है, ठीक है, वो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट किया होता है ब्रीफकेस के साथ, वो सॉरी ब्रीफकेस नहीं, ये लॉकेबल वायर्ड लॉक होता है उसके जरिए से। और अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अगर आप देखें सारे पेशेंट्स का डाटा उन्होंने कंप्यूटर पे मेंटेन, पुराने ज़माने में फाइल, अब भी फाइल्स मेंटेन होती है, लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स में अगर आप देखेंगे इत्तेफाक हुआ हो तो जो रिकॉर्ड होता है वो कंप्यूटर बेस मेंटेन कर रहे होते हैं। अब वहाँ चूँकि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कोई भी आ जा सकता है, तो इसीलिए उन्होंने उसको लॉक किया होता है ताकि कोई इसको चोरी ना कर सके। जी और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए। अच्छा, अलार्म और सीसीटीवी कैमरा, कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर ये लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल है, आपको तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है कोई? हाँ, क्योंकि फिजिकल एंट्री को ही ये प्रिवेंट या डिटेक्ट करते हैं। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड इट्स एग्जांपल्स, इसमें कोई प्रॉब्लम? यूजर नेम पासवर्ड। अच्छा, ये सेकंड वाला बहुत अहम है और अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में सेकंड वाला कंट्रोल वीक होता है कि जो एम्प्लॉइज जॉब से निकाला उसका अकाउंट डिलीट करना भूल गए, उसने घर जाते ही सबसे पहले ये काम किया, सारा डाटा सारा डिलीट करना, ये लो कर लो जो करना। और बाज़ औक़ात लोग इतने गुस्से में होते हैं कि ये काम करते हैं। इसीलिए अगर किसी को आपने फोर्सफुली फारिग कराना है तो पहले उसके अकाउंट को डिसेबल करें, उसके बाद। भाई इसमें और कोई प्रॉब्लम? इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन। कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन का मकसद क्या है? काम चलता रहे कब? डिजास्टर के वक्त, इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर। To ensure continued operation in the event of disaster, for example, in case of physical damage to computer equipment or if program data becomes corrupted वगैरह, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए जिससे हमारा प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर या डाटा हमारे लिए अवेलेबल ना हो, हमारा काम रुक जाए, तो उस वक्त उस फेज से निकलने के लिए जो भी एक्शंस आप लेंगे वो कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस कहलाते हैं। कहता है सबसे पहले तो आप ये काम कीजिए कि आप मैयज़ कुछ ऐसे लीजिए कि आग, जलजला वगैरह इसका चांस कम हो जाए, कि ये इफेक्ट ना करे आपके ऊपर। जैसे फायर अलार्म सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल कर दें, आग लगी तो फौरन बुझाएंगे, ठीक है, और वगैरह वगैरह। पावर फेलियर, पावर का बैकअप रखें। फिर कह रहे कंपनी शुड हैव डिजास्टर रिकवरी प्लान। पहला स्टेप उसने बताया है प्रिवेंटिव के तौर पे कि कोशिश करें कि वो नेगेटिव इवेंट जो हमारे ऑपरेशन को डिस्टर्ब करता है अगर ही ना हो सके, और अगर हो जाए फिर है डिजास्टर रिकवरी प्लान। इसे बाज़ औक़ात कंटीजेंसी प्लान भी कहते हैं। हाँ, कंटीजेंसी प्लान भी लिखा हुआ। इंश्योरेंस एंड सर्विस, इंश्योरेंस कवरेज फॉर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इंश्योरेंस करवाओ, क्यों? ताकि आग लगे, नुकसान हुआ है
ऑब्वियस है। लेकिन इससे तो इसमें तो इंश्योरेंस कंपनी वाले फौरी तौर पे पैसे थोड़ी देंगे, तो 3-4 महीने लगाएंगे। 3-4 महीने तक क्या करें, इंतजार करते रहें? कह रहा है आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर कंपनीज के साथ एग्रीमेंट कर लें कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो आर्जी तौर पे आपको अपना आईटी सिस्टम या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की इजाजत देंगे। ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज भी हो सकती हैं, इवन ये कंपेटिटर कंपनीज भी हो सकती है। कुछ कंपेटिटर कंपनी का भी आपस में एग्रीमेंट होता है, जैसे खासतौर पर ये टेलीकॉम सेक्टर वाली कंपनीज है ना, वह अगर दहशत गर्द ने हमारे टर्मिनल को डिस्ट्रॉय कर दिया तो उस एरिया में हम अपनी ट्रैफिक को आपके सिस्टम ट्रांसमिशन लाइंस पे शिफ्ट कर देंगे और जितनी स्पेयर कैपेसिटी हम आपकी यूज कर रहे होंगे उतना हमसे रेंट ले लीजिएगा उतने अरसे के लिए, जब तक रिकवरी नहीं होती। एग्रीमेंट इस तरह के। तो दूसरा एग्रीमेंट, दूसरे में क्या कह रहे हैं, मेंटेनेंस सर्विस एग्रीमेंट्स विद सॉफ्टवेयर कंपनी टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट इन द इवेंट ऑफ ऑपरेटिंग डिफिकल्टीज। इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, एक रूटीन नेचर में कोई प्रॉब्लम आए उसको ठीक करने के लिए भी सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ एग्रीमेंट आ गया, और अगर कोई डिजास्टर हुआ उस सूरत में भी आपके पास बैकअप प्लान मौजूद होगा। अच्छा चलिए, इसमें तो हार्डवेयर की रिकवरी हो गई। ये तीसरी एग्जांपल वो यही कह रहा है कि दूसरी एंटिटीज के साथ एग्रीमेंट कर लें जो आपकी फॉर एग्जांपल उसी इंडस्ट्री के अंदर अदर कंपनीज ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये है सर्विस लेवल एग्रीमेंट, ये है कंपेटिटर्स के साथ या अदर कंपनीज के साथ। अच्छा, इसमें हार्डवेयर तो रिकवर हो गया, सॉफ्टवेयर कैसे होगा? बैकअप कॉपीज ऑफ ऑल प्रोग्राम एंड डाटा फाइल शुड बी स्टोर्ड। और याद रखिएगा, बैकअप सिर्फ डाटा का नहीं, प्रोग्राम फाइल्स का भी, सॉफ्टवेयर का भी हो सकता है। ठीक है जी, ये थे हमारे आईटी जनरल कंट्रोल्स। क्लियर हुए? कोई किसी कंट्रोल में प्रॉब्लम याद कर लेंगे? कोई मुश्किल तो, इसमें सबसे मुश्किल कंट्रोल कौन सा लगा आपको? एग्जाम्पल बताइए। सारे ठीक थे, समझ आ जाए तो सारा आसान है, ना समझ आए तो मुश्किल है। चलिए, अब ये तो थे जनरल कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल्स, एक कंट्रोल के अलावा सारा आसान है। एक कंट्रोल है चेक डिजिट, अगर उसकी कैलकुलेशन की तरफ जाए ना तो हालांकि ऑडिट में ना कभी टेस्ट हुई ना कभी होगी, मेरी असेसमेंट ये है, लेकिन आई का कुछ पता नहीं है, कहा नहीं जा सकता, इसलिए वो करेंगे तो सही हम, लेकिन वो मैं आज नहीं आपको करवा रहा, वो कल आप मुझसे पूछेगा सर चेक डिजिट की कैलकुलेशन भी करवा दें, ताकि आसान काम रखे ना आज। नहीं ऐसे नहीं करवा दे, मुझे फुटकाना थोड़ी है ना। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिए, दुनिया का कोई भी एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन जैसे आपके मोबाइल में उस दिन गेम की एग्जांपल दी थी मैंने, ठीक है, बल्कि हम एक वो कंप्यूटर फॉर्म की एग्जांपल लेते हैं, हमने गूगल फॉर्म के जरिए से अकाउंट क्रिएट करना है, तो कोई भी एप्लीकेशन हो, गूगल ने इस काम के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बिल्ड किया होगा जो कि कस्टमर का डाटा आए तो देखो कि क्या इसी ईमेल आईडी से एग्जिस्टिंग कोई और ईमेल आईडी तो नहीं बनी हुई, क्या इसमें एज 18 साल से कम तो नहीं है, 18 साल से कम है तो पेरेंट की परमिशन के साथ अकाउंट बनेगा, ठीक है। और इस तरह की दूसरी चीजें तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमें इनपुट करना पड़ता है डाटा, फिर कुछ बैक एंड पे प्रोसेसिंग होती है, और फिर आउटपुट में या तो हमें बता देगा कि जब सारा फॉर्म हम फिल कर चुकेंगे हम सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, उसके बाद या तो एरर दे देगा या अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आउटपुट पे। और बैक एंड पे, लेकिन इस सिस्टम की, किसी भी सिस्टम के बैक एंड पे एक मास्टर फाइल या स्टैंडिंग डाटा भी मौजूद होता है, जैसे आज तक जितने भी ईमेल अकाउंट्स क्रिएट हुए हैं सबका डाटा, क्योंकि इनपुट या प्रोसेसिंग के दौरान उसकी भी जरूरत पड़ सकती है। जैसे हॉटमेल वो ईमेल वाले ये देखते हैं कि क्या सिमिलर आईडी के साथ एग्जिस्टिंग कोई रजिस्टर्ड तो नहीं ईमेल, तो किसी भी एप्लीकेशन में 4 एप्लीकेशन किसको कहते हैं, किसी भी जिसे हम नॉर्मल ऑडिट में एरिया कहते हैं ना, सेल्स का एरिया, परचेज का एरिया,
उससे ऑडिट की लैंग्वेज में एप्लीकेशन कहते हैं। आप अपनी आईटी वाली लैंग्वेज में उसको कहते हैं ऐप। इससे मुराद कुछ गेम्स होती हैं या कुछ सॉफ्टवेयर इस तरह के छोटे मोटे होते हैं। लेकिन हम ऑडिटर जब एप्लीकेशन का वर्ड यूज करते हैं इससे, जैसे वो हमने एग्जांपल पहले डिपार्टमेंटल स्टोर पे जो बिलिंग काउंटर पे बंदा बैठा हुआ बिल जनरेट कर रहा है, उसकी एग्जांपल अगर लें, वो एक सेल्स एप्लीकेशन रन कर रहा है। इस सेल एप्लीकेशन में क्या होता है, 3 स्टेप्स हैं और फोर्थ में एक मास्टर फाइल स्टैंडिंग डाटा है जिसमें कुछ डाटा मेंटेन है जो कि इस एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है। अब एप्लीकेशन के 3 फेजेस हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउट। हर सिस्टम के 3 फेज होते हैं। तो कोई भी एप्लीकेशन होगी, याद रखें इसके 3 फेजेस होंगे, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। लेकिन इन फेजेस में कहीं ना कहीं कोई अदर डाटा भी इस्तेमाल हो रहा होगा जो कंपनी ने कहीं पे स्टोर किया है। इस अदर डाटा को कहते हैं मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा। क्लियर जी? अच्छा, अब एक से मैं सारी फेजेस आपको पहले एक्सप्लेन करना चाहता हूं। पहले, हालांकि हमारे सिलेबस में इतना डिटेल नहीं है, लेकिन फिर भी बिलिंग क्लर्क वाला बैठा है। स्टेप नंबर 1, कस्टमर सेलेक्ट कर रहा है चीजें डिपार्टमेंटल स्टोर में। ये देख रहे हैं, ये कौन सा फेज है? ये कोई फेज नहीं है, इसमें अभी सिस्टम एक्टिविटी स्टार्ट ही नहीं हुई। वो काउंटर पे लेके आता है प्रोडक्ट को, कैशियर उन प्रोडक्ट को स्कैन करता है, शाबाश, इनपुट पे स्कैन करने के बाद वो क्वांटिटीज देखता है, क्या है, उसकी क्वांटिटी को चेंज करता है, रेट ऑटोमेटिकली आ चुके होते हैं, और फिर इसके बाद सिस्टम अमाउंट्स कैलकुलेट करता है, हर प्रोडक्ट की टोटल अमाउंट्स, ये कैलकुलेशन होती है प्राइस और क्वांटिटी से मल्टी। फिर नीचे अगर कोई डिस्काउंट देना हो, डिस्काउंट लेस होता है, नेट अमाउंट आ जाती है। यहां तक नेट अमाउंट की कैलकुलेशन तक कौन सा, ये प्रोसेसिंग फेज है। और जैसे ही ऑपरेटर आपसे पूछे, सर 6,250 रुपये बिल बना है, ओके कर दूं? आप कहते हैं कर दें, कर दें। तो उसके बाद ये निकाल दे, चले सर 4,950 रुपये बिल हो गया, अब कर दें। अब जैसे ही उसको प्रिंट किया, तो प्रिंट करने के बाद वो जो रिपोर्ट जनरेट हो रही होती है ना, वो है आउटपुट। वो है आउटपुट। आउटपुट वो फाइनल अमाउंट कैलकुलेट होना नहीं है, बल्कि उसका जो प्रिंट निकलना है वो आउटपुट, या बाज़ औक़ात वो ईमेल की शक्ल में जाते हैं, वो आउटपुट है। आउटपुट आपका प्रिंट की शक्ल में भी हो सकता है, किसी ईमेल की शक्ल में भी हो सकता है। क्लियर ये? अच्छा, गैस कीजिए, इस पूरे सिस्टम में मास्टर फाइल स्टैंडिंग डाटा कहाँ यूज हुआ? जब उसने स्कैन किया, सही गैस कर लिया आपने, स्कैन किया, तो वो तो डब्बे डब्बे से बने होते हैं। इसके बैकएंड पे उस सिस्टम को कैसे पता चलता है ये प्रोडक्ट कौन सी है और इसका रेट क्या है? मास्टर फाइल स्टैंडिंग डाटा में सर्च करता है कि इस बारकोड वाली आइटम का आगे नाम क्या लिखा है और उसका रेट क्या है। तो बेसिकली जो नाम और रेट पिक किया जाता है वो हमारे बिल के ऊपर आता है। वो कहाँ से आता है? मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा से। 4 फेज क्लियर हो गए? एक और एग्जांपल से जल्दी, क्योंकि हमें जल्दी कोई नहीं है। कंसेप्ट कंप्रोमाइज, टाइम जितना मर्जी लगे, कंसेप्ट लेक्चर से 1-2 आगे भी कोई प्रॉब्लम, कंसेप्ट होंगे नहीं वैसे। अगली एग्जांपल, पेरोल एप्लीकेशन है। कौन सी एप्लीकेशन? इसमें टोटल कितने फेजेस होंगे? 4। पेरोल एप्लीकेशन के टोटल 4। कौन कौन से? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा। एक्टिविटी मैं बताता जाऊंगा, फेज आप बताएंगे। नंबर 1, पेरोल ऑपरेटर ने जो वो कौन सा कार्ड होता था जो सुपरवाइजर बनाता था? टाइम कार्ड, टाइम शीट से नंबर ऑफ आवर्स और एम्प्लॉइज के नेम लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से, और उनके नंबर ऑफ आवर्स लिए टाइम शीट से, और वो एंटर किए। ये क्या है? इनपुट कंट्रोल। ठीक है। फिर इसके बाद पेरोल एप्लीकेशन ने जो हर एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट लेटर में स्टैंडर्ड रेट एग्री हुआ था, ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के डाटाबेस है, उसमें से हर एम्प्लॉय को स्कैन करके
आवर्स वर्क उसने पंच किए थे, लेकिन जो स्टैंडर्ड रेट है वो सिस्टम ने वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट करके हर एम्प्लॉय के आगे रेलिवेंट आवर्ली रेट लिख दिया। ये मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा है। फिर इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, जो अलाउंसेस देने थे अलाउंस दिए गए, जो टैक्स डिडक्ट करना था टैक्स डिडक्ट किया गया, और नेट पे की कैलकुलेशन हो गई, ये प्रोसेसिंग। और फिर इसके बाद जितने भी नेट पे की हर एम्प्लॉय की सैलरी शीट अलग-अलग और इकट्ठी एक समरी, ये प्रिंट होके ईमेल के तौर पे चली गई, ये आउटपुट हो गई। शाबाश, आउटपुट। ये जो रिपोर्ट्स जनरेट होना होता है सिस्टम में से, और ये हार्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं सॉफ्ट फॉर्म। तो क्लियर हो गया। पहले हमारे सिलेबस में चारों फेजेस के कंट्रोल्स थे, अब उसने सिर्फ इनपुट के कंट्रोल्स रखे हैं कि इंश्योर, क्योंकि इनपुट सही तो बाकी की एक्टिविटी नॉर्मली सिस्टम खुद कर लेता है। यूजर्स के लिए, यूजर एंड से अगर आप देखें ना, तो जो सबसे ज्यादा अहम फेज है वो इनपुट ही है। तो इनपुट के कंट्रोल्स हम पढ़ने जा रहे हैं। थीम समझ आ गया आपको सारा? तो देखिए, कैटेगरीज ऑफ आईटी जनरल कंट्रोल्स, सॉरी एप्लीकेशन कंट्रोल 4 हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज है? इनपुट कंट्रोल्स, प्रोसेसिंग, आउटपुट और मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डाटा। कंट्रोल ऑफ प्रोसेसिंग का, इनपुट का क्या ऑब्जेक्टिव है? दैट इनपुट डाटा इज ऑथोराइज्ड एंड वैलिड। इनपुट कंट्रोल्स को हम डाटा वैलिडेशन कंट्रोल्स भी कहते हैं। कंट्रोल्स ऑफ प्रोसेसिंग का मकसद क्या है? टू इंश्योर दैट करेक्ट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हैज बीन प्रोसेस्ड एंड दे हैव ऑल बीन फुली एक्यूरेटली प्रोसेस्ड। ये सारा रटे वाला। आउटपुट, इंश्योर दैट आउटपुट रिपोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक हो या पेपर और डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑथोराइज्ड पर्सन ओनली। आउटपुट इज नॉट लॉस्ट एंड प्राइवेसी इज नॉट वायलेटेड। का मतलब क्या है? कि इधर के एम्प्लॉइज की सैलरी उधर ना हो, उधर के एम्प्लॉइज की उधर जा रही हो। ये ठीक है। एक सिस्टम आपको बताता हूं, आपने इसमें वीकनेस ढूंढनी है। हम जब ऑडिट कर रहे होते हैं ना, तो एक एक वर्किंग पेपर हमारा बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है, कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है ना, और हम नॉर्मली क्लाइंट की प्रेमिसेस पे काम कर रहे होते हैं। तो क्लाइंट के कुछ लोग ना इधर उधर आके देखते रहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हाथ लग जाए, क्या प्रॉफिट कितना है। तो हम क्या करते हैं, हमने जो भी पेपर प्रिंट करके कुछ डिस्कार्ड भी हो जाते हैं ना, डिस्कार्ड डॉक्यूमेंट्स पे भी अहम इंफॉर्मेशन होती है, ये ध्यान में रखिएगा। तो हम क्या करते हैं, जो डिस्कार्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे इकट्ठे किए, बोरी में बंद किया, और शाम को जो एम्प्लॉय था ऑर्गेनाइजेशन का, उसे कहा भाई इसको खुद जाके डिस्पोज करके आना। वीकनेस है एम्प्लॉय, शाबाश, इनडायरेक्ट हो गया। देखा, हालांकि ये कंफर्मेशन नहीं है, आइटम को खुद डिस्ट्रॉय करना चाहिए, बिल्कुल खुद डिस्ट्रॉय। और इसके लिए हम उसको खुद उसकी कटिंग करके, अब ऐसी आदत पड़ गई है कि बाज़ औक़ात किसी के सामने ऐसे करें ना, वो मुश्कूक नजर दे, पागल हो गया कि ये पेज है ना, पेज इसको फाड़ना है। तो बस आदत फॉर्म से चीज सीखे ना, मैं बताया था पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाए। इसको फाड़ा, ऐसे फाड़ा, फिर जो मिक्स किया, मिक्स करने का उसके 3 हिस्से किए, एक इस वाले डस्टबिन में, एक उस वाले डस्टबिन में। अब आपको सर देखने वाला यही कहेगा ना, पागल है ये, बाहर के इधर ही फेंक दे। लेकिन अगर उस पेज के ऊपर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे मर्जी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, आपने इस तरीके से उसको डिस्ट्रॉय करना है। बाकायदा वो श्रेडर्स मिलते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक। तो इसीलिए देखें यहाँ पे वो क्या कह रहा है, प्राइवेसी इज नॉट वायलेटेड, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। आप कैसे कंट्रोल हो कि आउटपुट किसी अनऑथराइज्ड पर्सन तक ना जाए। नहीं, एक दफा फ्रंट डेस्क पे जो लोग होते हैं, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं ना लोग, तो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। इन्फॉर्मेशन दे के बच्चे ने कहा, अच्छा सर जी ये इन्फॉर्मेशन, चले ठीक है ये मैं अपने पास रख लूँ। कहा रख लो। तो चलते चलते वैसे ही मुझे किसी टीए ने बताया, सर मैंने वो पेज देखा, उसके दूसरी तरफ किसी टीचर की सैलरी शीट थी। तो कौन सा कंट्रोल हुआ? वो एक साइड पे प्रिंट निकाला होगा ना। अरे कंट्रोल्स ओवर
कौन सा कंट्रोल वायलेट हुआ? कंट्रोल्स ओवर आउटपुट। बाहर नहीं मेरी सैलरी। To ensure that data held on master file and standing file is accurate and complete, कि डाटा जो मास्टर फाइल एक्यूरेट है, कंप्लीट है। भाई ऐसा ना हो आपके साथ भी वैसा ही हो जैसा मेरे साथ हुआ। कपड़े खरीदने के लिए गया, पसंद है, उसने कहा सर मैं भी स्कैन कर लूँ। मैंने कहा बिल्कुल कर लें। आधे घंटे, आपको पता चीज़ पसंद कितने टाइम के बाद आती है। उसने स्कैन किया, कहते सर ये आपको अभी नहीं मिल सकता। मैंने कहा क्यों? कहते सर इसकी एंट्री अभी हमारे सिस्टम में नहीं हुई, ये नया माल आया है, अभी सिस्टम में एंट्री होगी, इसके बाद ये आपको मिलेगा, आप कल आ जाइएगा खरीदने के लिए। मैंने कहा मैं इसको खरीदने के लिए कल आऊँगा, मुझे नहीं चाहिए, अपने पास रखो। कौन सा कंट्रोल वीक? कि नई प्रोडक्ट आई है, उसका डाटा इमीडिएटली मास्टर फाइल में अपडेट होना चाहिए। और इसी तरह बाज़ औक़ात प्राइस भी चेंज करना पड़ती है। तो इमेजिन कीजिए कि अगर प्राइस पुरानी ही थी, चेंज करना भूल गए, और उस पूरे दिन में सैकड़ों आइटम, बड़ा बिजनेस हो, सैकड़ों आइटम सेल हो जाते हैं, कितना नुकसान होगा। तो मास्टर फाइल को भी टाइमली बेसिस पे अपडेट करना चाहिए। यही सिखा रहा है हमें। कैटेगरीज ऑफ वापिस आते हैं हम। कैटेगरीज ऑफ इनपुट कंट्रोल। इनपुट कंट्रोल की कैटेगरी क्या है? एग्जाम्पल्स बहुत सिंपल हैं सिवाय एक के, वो मैं आज नहीं कल समझाऊंगा। चेक डिजिट वाले, ठीक है, वो आज नहीं कल। इनपुट कंट्रोल देखिए, जितने भी कंट्रोल हम पढ़ने जा रहे हैं, इनका मकसद सबका एक, अल्टीमेट पर्पस एक होगा। फंक्शनिंग डिफरेंट होगी, अल्टीमेट पर्पस सबका एक होगा। क्या? जो डाटा इनपुट किया जा रहा है वो ठीक है, अगर वो डाटा गलत है तो फौरन आइडेंटिफाई हो जाए, पकड़। पहला है लिमिट टेस्ट या लिमिट चेक। इसका मतलब क्या है? लिमिट है, लिमिट लगा दीजिए ताकि जैसे ही जो डाटा एंटर कर रहे हैं उस लिमिट से कम हो, एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट हो जाए। जैसे वो एग्जांपल पड़ी थी इन्वेंट्री सिस्टम एप्लीकेशन में, उसमें लोअर लिमिट थी और अपर लिमिट किधर थी? सेल्स एप्लीकेशन में। तो ये लिमिट टेस्ट रेंजेस के जो डाटा है वो एक सर्टेन लिमिट से कम ना हो या सर्टेन लिमिट से ज्यादा ना हो। रेंज टेस्ट या रीजनेबल टेस्ट भी यही इंश्योर करता है, लेकिन फर्क क्या है दोनों में? रेंज टेस्ट बोथ एंड्स पे काम करता है, बोथ लिमिट, अपर और लोअर दोनों पे, और जो लिमिट है वो सिर्फ अपर या लोअर। सीक्वेंस चेक क्या करता है कि सारी डॉक्यूमेंट्स न्यूमेरिकली सीक्वेंस में जनरेट हो रही हो। अगर सीक्वेंस से हट के कोई नंबर आता है, सिस्टम उसी वक्त उसको एरर दे देगा। जैसे फर्ज कीजिए सेल इनवॉइसेस आज सारे दिन की रिकॉर्ड हुई, जब रिकॉर्ड हो गई उसके बाद सिस्टम एक दफा स्कैन करेगा और कहेगा 40, 41, 42, 43, उसके बाद 45 है, 44 मिसिंग है। अगर सिस्टम के अंदर ये सीक्वेंस टेस्ट कंट्रोल बिल्ड किया गया होगा ना, फिर वो स्कैन करके आपको बताएगा। अगर सीक्वेंस चेक बिल्ड नहीं किया हुआ नहीं बताए। तो सीक्वेंस टेस्ट का मकसद क्या है? ये इंश्योर करना कि जितनी भी एंट्रीज है सिस्टम में वो न्यूमेरिकल सीक्वेंस, जहां न्यूमेरिकल सीक्वेंस ब्रेक होगा इसका मतलब है ट्रांजैक्शन मिसिंग है। सीक्वेंस टेस्ट समझ आ गया, लिमिट टेस्ट समझ आ गया, ये सारे आसान है स्वयं चेक डिजिट के, पढ़ते जब नाम से ही पता चल जाता है। एग्जिस्टेंस टेस्ट के डाटा जो आप एंटर कर रहे हैं हमारी मास्टर फाइल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं? बाज़ औक़ात एग्जिस्ट करना चाहिए, बाज़ औक़ात एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे पेरोल एप्लीकेशन के अंदर अगर पेरोल प्रिपेयर कर रहे हैं, पेरोल में जितने भी एम्प्लॉइज का नाम आ रहा है पेरोल शीट में, किसमें? वो सारे के सारे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की फाइल में एग्जिस्ट करने चाहिए कि नहीं? और अगर आपने एग्जिस्टेंस चेक एक्टिवेट किया है, उसने एग्जिस्ट करके कहा सर ये दो नाम है पेरोल शीट में आ रहे हैं, मास्टर फाइल में नहीं एग्जिस्ट कर रहे, तो इसका मतलब क्या है? ये फेक है, पेरोल वाले ने खुद ऐड किए। मुझे बताइए, जब हॉटमेल अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं और वो ये चेक करता है कि अपने डाटाबेस से कि एग्जिस्टिंग अकाउंट तो नहीं है कोई, कौन सा चेक है? एग्जिस्टेंस। वहां पे ना होना बेहतर है।
और पेरोल में होना बेहतर है, ठीक। बैच टोटल तो बता दिया आपको क्या, ये तो वही है, लेकिन ये वो 1D था, ये 2D है, ये 2 डायरेक्शन है। बैच टोटल का मतलब क्या है, देखें आईटी में दो तरह से काम हो रहा है, एक रियल टाइम प्रोसेसिंग हो रही है, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन आ रही है, 11 बजे ट्रांजैक्शन आई, 11 बजे रिकॉर्ड करो, 11:05 उधर रिकॉर्ड करो, ये रियल टाइम प्रोसेसिंग है। एक होती है बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग क्या होती है कि सारे दिन की ट्रांजैक्शन इकट्ठी कर लो, डे एंड के ऊपर सारी ट्रांजैक्शन इकट्ठी रिकॉर्ड करो। बैच प्रोसेसिंग में रिस्क, आसानी तो है, सारी ट्रांजैक्शन एक ही दफा रिकॉर्ड होगी। बैच प्रोसेसिंग में लेकिन रिस्क भी है क्या, कि जब आप 20-25 ट्रांजैक्शन इकट्ठी रिकॉर्ड कर रहे होंगे, मे भी एक आधी मिस हो जाए, इसीलिए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद मैनुअल इनवॉइसेस का टोटल और जो सिस्टम में रिकॉर्ड उनका टोटल मैच किया जाता है। अब ये टोटल मैच किया जाता है, ये दो तरह से होता है याद, इसको कहते हैं बैच टोटल। अब बैच टोटल की दो टाइप्स हैं, एक है ट्रांजैक्शन काउंट और एक है कंट्रोल टोटल। सुनिए, समझाऊंगा नहीं, सिर्फ एग्जांपल दूंगा, समझ खुद आ जाएगी इंशाल्लाह। बैच टोटल कर रहा हूं, पहला तरीका, मैंने टोटल नंबर ऑफ इनवॉइसेस देखी, इधर 25 हैं, सिस्टम में देखी इधर भी 25 हैं, क्या ये बैच टोटल है? बिल्कुल है, लेकिन ट्रांजैक्शन काउंट नहीं है, ट्रांजैक्शन काउंट नहीं है। कंट्रोल टोटल है और एक ट्रांजैक्शन कंट्रोल है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल, अब सुनिए, ये ट्रांजैक्शन कंट्रोल है, कंट्रोल टोटल नहीं। अब दूसरा सुनिए एग्जांपल, क्या 25 थी, 25 रिकॉर्ड हो गई, देख लिया, लेकिन ये भी तो हो सकता है अमाउंट गलत हो गई हो, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड अमाउंट गलत। मैंने अब की बार 25 की इनवॉइसेस को नहीं देखा 1 2 3, बल्कि उनकी अमाउंट को कैलकुलेटर पे टोटल किया, सिस्टम के टोटल के साथ मैच किया, अब वो दोनों सेम आ गए, अब कंट्रोल टोटल है। अब कौन सा है? पहले ट्रांजैक्शन काउंट था जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन गिनता है, अब ये कंट्रोल टोटल है जो वैल्यू ऑफ आइटम देखता है। गैस कीजिए दोनों में से बेहतर कौन सा? दोनों ही बेहतर हैं, डिपेंड करता है आप किस तरह, लेकिन कंट्रोल टोटल अगर अमाउंट्स, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स में अमाउंट्स इन्वॉल्व होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स में इन्वॉल्व नहीं होती, वो आप सिस्टम के लिहाज से। कंप्लीटनेस चेक कि सारा फॉर्म फिल हो गया कि नहीं, फील्ड पहले पढ़ा है नहीं, एग्जिस्टेंस पढ़ा है, कंप्लीटनेस नहीं पढ़ा, कि कोई फील्ड अगर ब्लैंक रह जाए आगे प्रोसेस ना करो, कंप्लीट। डुप्लीकेट चेक, नाम से जाहिर है, डबल ना हो, डबल ना। जो सीक्वेंस टेस्ट है ये चेक करेगा कि ओमिट ना हो कोई, जरा सोचेंगे घर जाके आपको पता चलेगा। और डुप्लीकेट चेक करेगा डबल ना हो जाए रिकॉर्ड। अगर 45 के बाद 47 आ गया, कौन सा कंट्रोल मिसिंग है? और 45 2 दफा रिकॉर्ड हो गया, दूसरी दफा उसे डिटेक्ट करना चाहिए था, ऑलरेडी रिकॉर्डेड। क्लियर? चेक डिजिट में अभी नहीं समझा रहा, इसको एक न्यूमेरिक एग्जांपल से आपको समझाना है, वो कल समझा। क्लियर? ये नहीं, ये सारे इनपुट कंट्रोल्स हैं, और ये इनपुट कंट्रोल्स बाय नेचर नॉर्मली डिटेक्टिव प्रिवेंटिव होते हैं, या कुछ इनमें से डिटेक्टिव भी हो सकते हैं। ये ज्यादातर प्रिवेंटिव है, ये इंश्योर करते हैं इनपुट कंट्रोल्स प्रिवेंटिव के ट्रांजैक्शन जो है गलत ट्रांजैक्शन इनपुट ना हो, लेकिन में से कुछ कंट्रोल्स की नेचर डिटेक्टिव की भी है। अच्छा, बल्कि इससे अच्छा सवाल पूछा, इससे याद आ गया, आपने अभी तक सिर्फ ये याद किया, एक है आई कैप ना 2 वे में टेस्टिंग करता है, एक है हेडिंग देके एग्जांपल पूछ ली, एक है एग्जांपल देके हेडिंग पूछ ली। प्रिवेंटिव डिटेक्टिव में आपने देखा, उसने एग्जांपल देके हेडिंग पूछ ली, यहां पे भी वो हो सकता है आपसे हेडिंग देके एग्जांपल पूछे, और मैं भी इसी तरह एग्जांपल देके पूछे, बताओ ये जनरल कंट्रोल है कि एप्लीकेशन कंट्रोल है? आपने कहा ये तो बहुत आसान, फिर कहेगा अच्छा तो ये बताओ अगर जनरल कंट्रोल है तो कौन सी कैटेगरी है? वो भी आसान है, पक्का। चले देखते हैं ये असाइनमेंट देखते हैं, करते हैं, असाइनमेंट करेंगे आज की। अच्छा, इसमें ना छोटी छोटी हल्की आंच की केस स्टडी भी है, लेकिन बहुत आसान है,
मैं सच में आसान है, सिर्फ मोटिवेट करने के लिए नहीं कर रहा, आपको पता जो मुश्किल होता है बता दिया करता मुश्किल है, ठीक है। पढ़ेंगे आपको, अगर कंट्रोल्स की एग्जांपल सारी पढ़ी हुई है आपने, केस स्टडी याद नहीं भी है ना, अगर केस स्टडी फिर भी कर लेंगे। केस स्टडी का ये प्लस पॉइंट होता है, कंसेप्ट अगर याद नहीं भी है ना, पढ़ रहे होते हैं याद आ जाता है ये इन्वॉल्व था कौन सा कंसेप्ट। चलिए अब हम करते हैं 10 मिनट की ब्रेक, इसमें आप भी चाय पी ले, मैं भी चाय पी लेता हूँ, फिर इसके बाद कंट्रोल। नहीं आप अपने का आखिरी लेक्चर में मनोरंजन का इंतजाम किया जाएगा। लेक्चर का ये हिस्सा यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।